हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परागण क्या होता है, यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि स्वपरागण व परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन जो है पाए जाते हैं। यानी आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा हम पॉलिनेशन यानी कि परागण को कवर करने वाले हैं। तो ये परागण यानी कि पॉलिनेशन का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें परागण से संबंधित कुछ और चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, तो परागण या पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, पराग कोश के अंदर हमको पता है क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो हमने पुंकेसर की संरचना देख ली है, हमने पुंकेसर की संरचना देखी थी। तो पुंकेसर की संरचना में हमको कुछ इस प्रकार से पुंकेसर की संरचना हमको नजर आती है। तो पुंकेसर की संरचना में जो ऊपर का भाग होता है इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे पराग कोश। क्या बोलते थे इसको हम बोलते थे पराग कोश। और ये जो नीचे वाला भाग था इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे पुतंतु। क्या बोलते थे, इसको हम पुतंतु यानी कि फिलामेंट। तो एंथर, पराग कोश को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। पुतंतु को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो देखिए, पराग कोश के अंदर हमने आपको बताया था कि परागधानी यानी कि लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिनके अंदर परागकण मौजूद होते हैं। यानी आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा हमारा पराग कोश है इसके अंदर परागधानी पाई जाती है, यानी कि लघु बीजाणुधानी होती हैं। और इन लघु बीजाणुधानी के अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, इन लघु बीजाणुधानी के अंदर हमको परागकण जो है दिखाई देते थे। तो अब ये परागकण चूंकि कहां है, परागकोश के अंदर। तो परागकोश से ये जब परागकण निकल करके चले जाते हैं और कहां चले जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पे जाकर के गिर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण। यानी परागकण का परागकोश से निकल करके कहां जाना, वर्तिकाग्र की सतह पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये एक क्या है, फ्लावर है। अब इस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि फ्लावर की संरचना में हमको क्या दिखाई देता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि नर जनन भाग और मादा जनन भाग दिखाई देते हैं। तो किसी भी फ्लावर में जो हमारा नर जनन भाग होता है वो कहलाता है पुमंग। क्या कहलाता है, पुमंग। और पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर। तो ये एक पुंकेसर की संरचना आपको नजर आ रही है। ये किसकी संरचना, ये एक पुंकेसर की संरचना। ठीक है, ये क्या है, पुंकेसर है। और साथ ही साथ जो हमारा जायांग होता है, यानी कि जो हमारा मादा जनन भाग होता है, तो जायांग कहलाता है। जायांग की इकाई क्या होती है, स्त्री केसर होती है। क्या होती है, जायांग की इकाई होती है स्त्री केसर। क्या होती है, स्त्री केसर, यानी कि इसको हम अंडप भी कह सकते हैं। ठीक है, जायांग की इकाई क्या होती है, स्त्री केसर या अंडप होती है। तो स्त्री केसर या अंडप की संरचना हमने आपको बताई थी 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। तो सबसे ये जो ऊपरी वाला भाग होता है, सबसे ऊपरी वाला भाग, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। और ये जो हमारा भाग होता है यहां से लेके यहां तक, ये जो लंबा सा भाग है इसको हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। इसको हम बोलते हैं वर्तिका, या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, इसको हम वर्तिका। और ये जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है ओवरी यानी कि अंडाशय। ये क्या होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय। तो अब चूंकि ये हमारा क्या है, पुंकेसर है। पुंकेसर की संरचना में ऊपर क्या होता है, ये परागकोश है। ये क्या है, ये वाली जो संरचना ये कहलाती है परागकोश। ठीक है, ये संरचना क्या है, ये संरचना है परागकोश। अब इस परागकोश के अंदर क्या है, पोलन ग्रैन। क्या है, इस परागकोश के अंदर कौन है, पोलन ग्रैन यानी कि परागकण। क्या है, इस परागकोश के अंदर कौन होते हैं, पोलन ग्रैन यानी कि परागकण होते हैं। तो ये परागकोश के अंदर से जब परागकण निकल करके कहां चले जाते हैं, यहां, ये क्या है हमारा परागकोश। अब इस परागकोश के अंदर से ये जो हमारा परागकण उपस्थित है इसके अंदर से परागकण निकल करके कहां चले जाएंगे, जब ये जाकर के वर्तिकाग्र की सतह पे यानी कि स्टिग्मा की सरफेस पे ये सतह पे जाकर के गिर जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि परागकोश से परागकण निकल करके जब वर्तिकाग्र की सतह पे चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर परागण की,
तो परागण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है। तो जब हम परागण के प्रकार की बात करते हैं तो परागण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण। पहला जो प्रकार है, पहला प्रकार कौन सा होता है? पहला प्रकार है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। और जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं परपरागण। क्या बोलते हैं? दूसरा जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं परपरागण। तो परागण जो है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि यहां पे जो परागण होगा वो एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होगा। मतलब कोई एक पौधा है, उस एक ही पौधे के अंदर किसी भी पुष्प से परागकण निकलेगा तो या तो जिस पुष्प से परागकण निकलेगा उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएगा, या तो मान लीजिए जिस पुष्प से परागकण निकला उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएगा। तो यह प्रक्रिया होती है स्वपरागण। तो स्वपरागण को आपको थोड़ा सा समझना है कि जब एक ही पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाएं या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्वपरागण। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्वपरागण। सिंपल सी बात है। क्या कहा हमने कि जब एक ही पुष्प के परागकण, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर है, उस फ्लावर से मान लीजिए परागकण बाहर निकले। अब परागकण बाहर निकलने के बाद या तो जिस पुष्प से परागकण निकला है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाए, या तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाए, तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहां पे एक छोटा सा फ्लावर है, हमारे पास क्या है, एक छोटा सा फ्लावर। तो मान लीजिए एक फ्लावर यहां पे लगा हुआ है, एक फ्लावर यहां पे और एक फ्लावर यहां पे। तीन मान लीजिए फ्लावर इसमें अलग अलग जगह लगे हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसमें तीन अलग अलग जगह जो है फ्लावर जो है लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर जो है इसमें लगे हुए हैं। अब आप इसमें क्या देखेंगे, अब मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है। अब इस प्लांट में से ये हमारे पास फ्लावर है। अब इस फ्लावर से मान लीजिए क्या हुआ, इस फ्लावर से परागकण बाहर निकले, और परागकण बाहर निकलने के पश्चात या तो परागकण उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, जिस फ्लावर से परागकण निकले हैं, ये जो परागकण बाहर निकले हैं, जिस फ्लावर से परागकण बाहर निकले हैं वे या तो उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए, या तो मान लीजिए किसी पौधे में एक पुष्प से परागकण बाहर निकला, तो बाहर निकलने के पश्चात उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपरागण। मतलब एक ही हमारे पास पौधा होगा और उस एक ही पौधे में जिस पुष्प से परागकण निकलेगा या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएगा जिस पुष्प से परागकण निकला है, या कि मान लीजिए किसी एक पौधे में किसी पुष्प से परागकण निकला और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे जाकर के गिर गया परागकण। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। यानी स्वपरागण में केवल और केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण होगा। यहां पे दो अलग अलग पौधे भाग नहीं लेंगे, केवल और केवल एक ही पौधा रहेगा, उस एक ही पौधे में परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो उसे हम बोलेंगे स्वपरागण। तो दो प्रकार से कंडीशन हो सकती है, या तो जिस पुष्प से परागकण निकला है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, या तो जिस पुष्प से परागकण निकला है उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। अब देखिए स्वपरागण जो है दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करते हैं स्वपरागण के प्रकार की, तो स्वपरागण आप लोग देखेंगे दो प्रकार का होता है। स्वपरागण कितने प्रकार का होता है? स्वपरागण की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो स्वपरागण जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है ऑटोगेमी। क्या होता है? पहला जो प्रकार है वो है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? और दूसरा है जिटेनोगेमी। दूसरा क्या है? दूसरा है जिटोनोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगेमी का मतलब यह होता है कि जिस पुष्प से परागकण निकलेंगे उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरेंगे, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऑटोगेमी। मतलब जिस पुष्प से परागकण निकले, इस पुष्प से मान लीजिए परागकण निकले और इस पुष्प से परागकण निकले हैं और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाएं,
तो ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया कहलाएगी ऑटोगेमी। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑटोगेमी कहलाएगी। मतलब अगर किसी पुष्प से परागकण निकला और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर गया तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऑटोगेमी। क्या कहलाती है? ऑटोगेमी। और इसके बाद हम बात करते हैं जिटोनोगेमी की। तो जिटोनोगेमी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी पौधे में एक पुष्प से परागकण निकला, इस पुष्प से मान लीजिए परागकण निकला, किसी पौधे में एक पुष्प से परागकण निकला और उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएगा। तो ये परागकण यहां से निकला, ये परागकण निकला यहां से, ये परागकण निकला और इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की सतह, वर्तिकाग्र की सतह पे गिर गया। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जिटोनोगेमी। क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी। ठीक है, जिटेनोगेमी। तो ये हो गया हमारा जिटेनोगेमी और ऑटोगेमी। तो स्वपरागण आपने देखा क्या होता है? स्वपरागण का मतलब यह है कि जब एक ही पौधे पे किसी पुष्प से परागकण निकल करके या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। अब स्वपरागण दो प्रकार का होता था। पहला प्रकार है ऑटोगेमी और दूसरा है जिटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी का मतलब है कि जिस पुष्प से परागकण निकलेगा उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाएगा, तो यह है ऑटोगेमी। और जिटेनोगेमी क्या है कि जिस पुष्प से परागकण निकलेगा उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे अगर परागकण जाके गिरते हैं तो इसको हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। अब आपको हमेशा याद रखना है कि स्वपरागण की प्रक्रिया केवल और केवल उन्हीं पौधे के पुष्पों में होगी जो पौधे कैसे होंगे? जो पौधे पूरे के पूरे द्विलिंगी होंगे। कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे, यानी कि बाइसेक्सुअली होंगे। तो अगर हमारा पौधा द्विलिंगी है, मतलब किसी एक ही पौधे के अंदर अगर उसके फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों जनन अंग अगर उपस्थित हैं तो ऐसे पौधे को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअली, यानी कि द्विलिंगी पौधा। तो अगर कोई द्विलिंगी पौधा है तो उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब एक ही पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प में या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और इस प्रकार के परागण के होने के लिए यह अनिवार्य होता है कि पौधा कैसा हो? द्विलिंगी हो, यानी कि बाइसेक्सुअली हो। तो पौधा अगर द्विलिंगी है तभी उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। अदरवाइज अगर पौधा एक लिंगी है तो उसमें परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अर्थात एक ही पौधे पर दोनों लिंगों के प्रजननांग जो है बनते हों। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा पुष्प या कोई ऐसा पौधा जिस पौधे में कोई फ्लावर है और उस फ्लावर में मेल और फीमेल यानी कि दोनों जनन अंग उपस्थित हैं, अर्थात पौधा द्विलिंगी है, तभी उस पौधे में स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि स्वपरागण का मतलब क्या है। तो स्वपरागण का मतलब यह है कि जब परागकण निकल करके किसी पुष्प से निकल करके या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे की सतह पे गिर जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। ये स्वपरागण का डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि यहां से मान लीजिए परागकण निकला और परागकण निकलने के पश्चात या तो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए या तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाए, तो ये हो गया हमारा स्वपरागण। अब हम बात करते हैं स्वपरागण के बाद परपरागण की। परपरागण को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं, परपरागण की अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा है कि जब परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है, अब वो पौधा चाहे अपनी ही प्रजाति का हो चाहे दूसरी प्रजाति का हो, ठीक है, तो इसे हम परपरागण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परागण को हम क्या बोलते हैं? परपरागण कहते हैं, या इसको हम परनिषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपरागण को हम परनिषेचन भी कहते हैं, यानी कि एलोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एलोगैमी भी कहते हैं हम किसको? परपरागण को। तो परपरागण को हम परपरागण तो कहते ही हैं, साथ ही साथ उसको हम परनिषेचन भी कहते हैं, यानी कि एलोगैमी भी कहते हैं। यानी परपरागण का एक दूसरा नाम क्या हो गया? परपरागण का एक दूसरा नाम क्या हो गया? एलोगैमी हो गया। क्या हो गया? एलोगैमी हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये हम बोलते हैं परपरागण को। तो परपरागण को हम परनिषेचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपरागण को हम परनिषेचन यानी कि एलोगैमी भी कहते हैं। अब परपरागण की बात आती है। परपरागण क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग पौधे हैं, ठीक है, दो अलग अलग हमारे पास पौधे हैं।
तो एक पौधे के किसी पुष्प से परागकण निकलेगा और वो परागकण निकलने के पश्चात किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाएगा और उसकी वर्तिकाग्र की सतह पे परागकण गिर जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे पर परागण। देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास दो अलग अलग पौधे के पुष्प हैं, ठीक है, दो अलग अलग पौधे हैं और उन दो अलग अलग पौधे के अलग अलग पुष्प हैं। तो ये एक दूसरे पौधे का फ्लावर है और ये एक दूसरे पौधे का, मान लीजिए ये पहला प्लांट है और ये दूसरा प्लांट, तो ये पहले प्लांट का फ्लावर है और ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है। अब वो दोनों के दोनों पौधे एक जाति के भी हो सकते हैं और दूसरे दूसरे जाति के भी हो सकते हैं। तो एक पौधे के पुष्प से मान लीजिए परागकण निकला, एक पौधे के किसी पुष्प से परागकण निकले और निकल करके दूसरे पौधे के किसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे जाके गिर गए, यह वर्तिकाग्र को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां से पोलन ग्रेन यानी कि ये परागकण बाहर निकला, परागकण किसी एक पौधे के पुष्प से बाहर निकला और वो परागकण निकलने के पश्चात गया किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर और दूसरे पौधे के पुष्प पर गया और उसकी वर्तिकाग्र की सतह पे गिर गया। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि परपरागण। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो अलग अलग जाति के या दो एक ही जाति के, मान लीजिए दो पौधे हैं, तो दो अलग अलग पौधे हैं और उनके मध्य अगर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो उसको हम बोलते हैं परपरागण या परनिषेचन। मतलब सीधी सी बात है कि दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी। तो दो हमारे पास अलग अलग पौधे हैं, तो किसी एक पौधे के फ्लावर से परागकण निकलेंगे और किसी दूसरे पौधे के फ्लावर की वर्तिकाग्र पे जाएंगे और वहां पे गिर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परपरागण बोलेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि अगर मान लीजिए समान प्रजातियों में, समान प्रजातियों का मतलब कि अगर एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे हैं तो समान प्रजातियों के बीच अगर परपरागण की प्रक्रिया होती है तो इसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। तो जीनोगैमी का मतलब क्या है, जीनोगैमी का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए समान प्रजातियां हैं, एक ही प्रजाति के मान लीजिए दो अलग अलग पौधे हैं, तो एक ही प्रजाति के जब दो अलग अलग पौधे हैं और उनके मध्य अगर परागण की प्रक्रिया होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। मतलब समान प्रजातियों के मध्य अगर परागण की प्रक्रिया होती है, समान प्रजातियों के अगर दो पौधे हैं और उनके मध्य पर परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। अब एक चीज और याद रखना कि अगर स्वपरागण के लिए ये जरूरी है कि पौधा हमारा द्विलिंगी होना चाहिए, तो परपरागण के लिए यह भी जरूरी है कि पौधा कैसा होना चाहिए, पौधा जो है एक लिंगी होना चाहिए। पौधा कैसा होना चाहिए, पौधा जो है एक लिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक लिंगी, यानी कि मोनोसेक्सुअली होना चाहिए। प्लांट का कैसा होना चाहिए, मोनोसेक्सुअली होना चाहिए। मतलब पौधे के अंदर केवल और केवल एक ही या तो मेल पार्ट उपस्थित रहेगा या तो फीमेल जनन पार्ट जो है उपस्थित रहेगा। तो अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें केवल एक ही या तो नर जनन अंग या तो मादा जनन अंग उपस्थित है फ्लावर का, तो उसे हम बोलेंगे एक लिंगी फ्लावर। तो अगर एक लिंगी फ्लावर है, मान लीजिए किसी एक फ्लावर के अंदर पुमंग तो उपस्थित है लेकिन जायांग उपस्थित नहीं है, तो परागकण बाहर निकलेंगे। अब परागकण बाहर निकल गए तो उनको कहां जाना है, वर्तिकाग्र की सतह पे जाना है। तो वो अब किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र की सतह पे जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परपरागण बोलेंगे। तो परपरागण के लिए पौधे का क्या होना जरूरी है, परपरागण के लिए पौधे का एक लिंगी होना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी पुष्प में पुंकेसर तो उपस्थित है तो उसके अंदर परागकण तो मान लीजिए बन गया, लेकिन वर्तिकाग्र मान लीजिए उपस्थित नहीं है, फीमेल पार्ट उपस्थित नहीं है। तो अब वर्तिकाग्र की सतह पे गिरना है अगर परागकण को, तो वो जाएगा किसी दूसरे पौधे के पुष्पों की तलाश करेगा। ऐसे पुष्प की तलाश करेगा जिसमें कि फीमेल पार्ट उपस्थित हो, तो फीमेल पार्ट जिसमें उपस्थित होगा उसमें जाकर के परागकण गिर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे परपरागण। तो परपरागण को हम परनिषेचन भी बोलते हैं। और परनिषेचन या परपरागण का मतलब क्या है कि जब दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य परागण होता है तब इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परपरागण। परपरागण के लिए पौधे का एक लिंगी होना आवश्यक है। और अगर समान प्रजातियों के मध्य परपरागण की प्रक्रिया होती है तो इसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं, इसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। तो परपरागण क्या है, और ये इसका भी आप लोग डायग्राम जो है इसका भी आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वपरागण हेतु अनुकूलन। जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी कि स्वपरागण होता है,
स्वपरागण होने के लिए कौन कौन सी शर्तें जो है आवश्यक होती है, ठीक है। तो स्वपरागण के लिए सबसे पहली शर्त या सबसे पहला अनुकूलन क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअली। बाइसेक्सुअली का मतलब क्या है, हमने आपको पहले ही बताया कि पौधा हमारा कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। मतलब जो मेल और फीमेल यानी जो नर व मादा भाग हैं, ठीक है, नर व मादा भाग जो होते हैं, ठीक है, नर व मादा भाग दोनों एक ही पौधे में अगर पाए जाएंगे, ठीक है, नर व मादा भाग दोनों अगर एक ही पौधे पे पाए जाएंगे, ठीक है, दोनों एक ही पौधे में पाए जाएंगे, ठीक है, तो दोनों अगर एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं द्विलिंगी, ठीक है। तो बाइसेक्सुअली यानी कि द्विलिंगता या द्विलिंगी का मतलब क्या है कि पौधे के अंदर किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उपस्थित होने चाहिए, तभी उनके अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। तो स्वपरागण के लिए पहली शर्त या पहला अनुकूलन क्या है कि पौधा जो है कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअली होना चाहिए। मतलब किसी पौधे के अंदर दोनों लिंग उपस्थित होने चाहिए, मेल और फीमेल। अब बात करते हैं दूसरा है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता को हम बोलते हैं होमोगैमी, ठीक है। होमोगैमी का मतलब क्या होता है, समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लावर है, ठीक है, अब उस फ्लावर में मेल और फीमेल यानी कि नर व मादा पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है, नर व मादा पार्ट दोनों होते हैं। तो नर पार्ट मान लीजिए क्या होता है, पुमंग होता है। तो पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। क्या होती है पुमंग की इकाई, पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। वहीं मादा जनन भाग क्या होता है हमारा, जायांग होता है। और जायांग की इकाई क्या होती है, स्त्री केसर होती है। क्या होती है, स्त्री केसर होती है यानी कि पिस्टिल होती है। तो आपको बस ये चीज याद रखना है कि अगर पुंकेसर और स्त्री केसर यानी कि अगर किसी भी पौधे के नर व मादा दोनों जनन भाग अगर एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समकाल पक्वता। क्या बोलते हैं, समकाल पक्वता यानी कि होमोगैमी। तो होमोगैमी का मतलब यह है कि किसी भी पुष्प के अंदर नर व मादा जनन भाग का एक ही समय पर परिपक्व होना, यह प्रक्रिया कहलाती है समकाल पक्वता। नाम से ही स्पष्ट है कि सम मतलब समान समय में, ठीक है, समकाल मतलब समान समय में, और परिपक्वता का मतलब क्या है, परिपक्व होना यानी कि मैच्योर होना। तो अगर एक समान समय में ही नर व मादा जनन भाग, किसी पुष्प के नर व मादा जनन भाग दोनों अगर एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आलू हो गया, सूर्यमुखी हो गया, सनफ्लावर, इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, समकाल पक्वता। यानी इन पौधों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लावर होता है उसमें नर व मादा जनन भाग दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर स्वपरागण की प्रक्रिया होनी है तो समकाल पक्वता का होना जरूरी है। फीमेल और मेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनका एक ही समय में मैच्योर होना यानी कि एक ही समय में परिपक्व होना, यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है स्वपरागण के लिए। तो स्वपरागण में आपने देखा कि समकाल पक्वता का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी या ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। क्लिस्टोगेमी का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, आप देखेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलते, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे जो कभी नहीं खुलते हैं, ठीक है, कुछ पौधे जो कभी नहीं खुलते मतलब वो कली अवस्था में ही रहते हैं, पूरा फ्लावर उसका नहीं खुलेगा, ठीक है। तो कुछ पौधे जो कि कभी नहीं खुलते, ठीक है, ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी की एग्जांपल आपको एक दो याद रखना है, मूंगफली जैसे हो गया, आपका ऑक्जेलिस का प्लांट हो गया, इनके अंदर कभी भी आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि इनके फ्लावर कभी खुलते हैं, इनमें फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है, जिस कारण से परागकण आकर के ग्रहण नहीं हो पाते हैं वर्तिकाग्र की सतह पे, यानी परागण नहीं हो पाएगा। तो क्लिस्टोगेमी का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्लिस्टोगेमी का मतलब यह है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कली अवस्था में ही रहते हैं, वो खिलते नहीं हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी के एग्जाम्पल भी अगर आपको याद रखना है तो आप लोग याद रख सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि स्वपरागण के लिए अनुकूल होते हैं। एक है द्विलिंगी, यानी पौधा हमारा द्विलिंगी होना चाहिए, तभी उसके अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया होगी। दूसरा है समकाल पक्वता यानी कि होमोगैमी, यानी कि किसी भी पौधे में जो पुष्प है उस पुष्प में नर व मादा दोनों जनन भाग अगर एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समकाल पक्वता। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पर परागण हेतु अनुकूलन। तो पर परागण हेतु कई सारे अनुकूलन उपस्थित हैं। सबसे पहली चीज कि पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो हमारा पौधा है, पौधा कैसा होना चाहिए,
पौधा हमारा होना चाहिए एक लिंगी। कैसा होना चाहिए? एक लिंगी होना चाहिए। एक लिंगी का मतलब क्या है? मोनोसेक्सुअली। क्या होना चाहिए? एक लिंगी का मतलब, एक लिंगी का मतलब होता है मोनोसेक्सुअली। क्या होता है? मोनोसेक्सुअली। ठीक है, तो मोनोसेक्सुअली, मोनोसेक्सुअली का मतलब है कि अगर पौधा हमारा एक लिंगी है तभी उसके अंदर परपरागण की प्रक्रिया होगी। क्या होगी? परपरागण की प्रक्रिया होगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अगर परपरागण हेतु अनुकूलन की अगर आप बात करेंगे कि परपरागण की प्रक्रिया कब संपन्न होगी, तो सबसे पहली चीज कि पौधा का एक लिंगी होना जरूरी है। अब ये बताइए, पौधा अगर एक लिंगी है तभी तो परागकण को वर्तिकाग्र ढूंढना पड़ेगा। तो वर्तिकाग्र ढूंढेगा वो जाकर के किसी दूसरे पौधे में। अब मान लीजिए उस पौधे में जो पुष्प लगे हैं उनमें केवल और केवल मेल पार्ट उपस्थित है, तो मेल पार्ट जब फीमेल पार्ट के पास जाएगा तभी तो निषेचन जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होगी, परागण जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होगी। तो जब ये मान लीजिए किसी पौधे के अंदर केवल परागकण बन रहे हैं यानी कि मेल पार्ट उपस्थित है, तो उसको वर्तिकाग्र की सतह पे अगर जाना है तो उसको किसी ऐसे पौधे की तलाश करनी पड़ेगी जिसमें वर्तिकाग्र उपस्थित हो यानी कि फीमेल पार्ट उपस्थित हो। तो मेल पार्ट अगर है तो उसको फीमेल पार्ट के लिए किसी न किसी दूसरे फ्लावर की तलाश तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण जो है स्थानांतरित होंगे, एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में परागकण स्थानांतरित होते हैं, तब जाके परागण जो होता है उसको हम बोलते हैं परपरागण। तो परपरागण की प्रक्रिया के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पौधा जो है हमारा एक लिंगी होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है विषम काल पक्वता। विषम काल पक्वता, विषम काल पक्वता का मतलब क्या होता है? अभी आपने जस्ट इसके पहले समकाल पक्वता देखी थी। क्या देखी थी आपने? अभी आपने समकाल पक्वता देखी थी यानी कि होमोगैमी देखी थी। अब आप लोग देखेंगे हेट्रोगैमी। तो हेट्रोगैमी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पौधे में नर व मादा जनन भाग, ठीक है, नर व मादा जनन भाग, तो किसी पौधे में अगर नर व मादा जनन भाग दोनों, ठीक है, मादा जनन भाग अगर अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, ठीक है, अलग अलग समय में क्या होंगे? अलग अलग समय में परिपक्व होंगे। ठीक है, तो अलग अलग समय में अगर परिपक्व होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विषम काल पक्वता यानी कि हेट्रोगैमी। तो विषम मतलब नाम से स्पष्ट है कि अलग अलग समय पे, तो विषम का मतलब यह कि अलग अलग समय में अगर मान लीजिए नर व मादा जनन भाग परिपक्व होते हैं तो ये कंडीशन होती है परपरागण के लिए। तो अगर अलग अलग समय में क्या होंगे? परिपक्व होंगे मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इनमें परपरागण की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा परपरागण के लिए कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी एक पौधे के पुष्प से परागकण को निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाना है तो उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता तो पड़ेगी। अगर हमको यहां से निकल करके कहीं भी जाना है तो हमको कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई वाहन की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई पौधा है, उस पौधे के पुष्प से परागकण निकल करके जा रहे हैं अगर दूसरे पौधे के पुष्प पर, तो उनको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। वो माध्यम क्या हो सकते हैं? वो माध्यम या तो जल हो सकता है, क्या हो सकता है? जल हो सकता है, या तो माध्यम क्या हो सकता है? या तो माध्यम वायु हो सकता है, या तो माध्यम क्या हो सकता है? इसके अलावा माध्यम या तो कीट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? कीट हो सकते हैं, या तो माध्यम क्या हो सकते हैं? पक्षी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? या तो माध्यम पक्षी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे माध्यम जो हैं उपस्थित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर परपरागण की प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी माध्यम से ही तो परागकण निकल करके जाएंगे दूसरे पौधे के पुष्प तक। तो पहला माध्यम हो सकता है जल। अगर जल के द्वारा मान लीजिए परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? जल के द्वारा अगर परागण होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण। क्या बोलते हैं? जल परागण। अगर जल के द्वारा परागण होगा तो उसको हम बोलते हैं जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली का मतलब है कि अगर जल के माध्यम से परागकण, ठीक है, जल के माध्यम से अगर परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक स्थानांतरित होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। अभी इस चीज को आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे, पूरा का पूरा यहां पे हम माध्यम के बारे में कवर कराएंगे। स्वपरागण परपरागण में डिफरेंस बचा है, और इसके अलावा आप लोग देखेंगे स्वपरागण व परपरागण से कौन कौन से लाभ व हानियां होती है। ये सारे के सारे टॉपिक जो बचे हुए हैं इसको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। हमने पहले ही आपको बताया कि ये हमारा पार्ट 1 है, और इस पार्ट 1 में हम केवल कितना कवर करा रहे हैं?
पर परागण है क्या, यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, और परागण के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये चीज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जल के द्वारा मान लीजिए परागण होता है, अगर जल मान लीजिए माध्यम होता है परागकण को ले जाने के लिए, और परागण की प्रक्रिया जल के माध्यम से अगर संपन्न हो रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। फिर वायु के द्वारा अगर मान लीजिए परागण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायु के द्वारा अगर परागण होगा तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। क्या बोलेंगे, वायु के द्वारा अगर परागण होगा तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफिली कहलाता है, यानी कि जल परागण कहलाता है। वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको हम वायु परागण या एनिमोफिली बोलते हैं। अगर कीट के द्वारा परागण होता है तो कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। और अगर किसी पक्षी के द्वारा मान लीजिए परागण की प्रक्रिया होती है, मतलब पक्षी अगर माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो पक्षी द्वारा अगर परागण होता है तो इसको हम बोलते हैं आर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, पक्षियों के द्वारा अगर परागण होता है तो इसको हम बोलते हैं आर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, आर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर जल के द्वारा परागण होगा तो हाइड्रोफिली, वायु के द्वारा परागण होगा तो एनिमोफिली बोलते हैं, कीटों के द्वारा अगर परागण होगा तो एंटोमोफिली बोलते हैं, और अगर पक्षी के द्वारा परागण होता है तो उसको हम आर्निथोफिली बोलते हैं। तो ये माध्यम हो गए, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं परागकण को ले जाने के लिए। चूंकि पर परागण की प्रक्रिया है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण को जाना पड़ेगा, उसलिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। अब वो माध्यम जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कोई कीट हो सकता है, या कोई पक्षी हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई बड़े जानवर हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण को ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप देखेंगे, हमने आपको दो अनुकूलन बता दिया। पहला क्या है कि अगर पर परागण की प्रक्रिया तभी होगी जब पौधा एक लिंगी होगा। दूसरी चीज क्या है कि विषम काल पक्वता होनी चाहिए, मतलब किसी पौधे के जो पुष्प हैं उसमें नर व मादा जनन भाग अलग अलग समय में परिपक्व होने चाहिए। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़े आकार के पुष्प, यह भी अनुकूलन है कि पर परागण के लिए पुष्प जो है बड़े आकार के होने चाहिए ताकि आसानी से पर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखनी है कि परिदल पुंजों एवं दलपुंजों का चमकीला होना, ठीक है। जो दलपुंज व बाह्य दलपुंज होते हैं इनका चमकीला होना, यानी कि इनका आकर्षक होना। जब ये आकर्षक होंगे तभी तो कोई भी कीट इनकी ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और जब कोई कीट इनकी ओर आकर के आकर्षित होंगे तभी तो परागण जैसी प्रक्रिया संपन्न होगी। फिर एक चीज और क्या है कि पुष्पों में सुगंधित पदार्थों का पाया जाना। अब ये बताइए, अगर कोई पुष्प सुगंधित होगा तो अगर पुष्प सुगंधित है तो उसकी ओर क्या होते हैं, कीट जो है आकर्षित होते हैं, कीड़े मकोड़े जो है आकर्षित होते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि घर में अगर कुछ बनता है या मान लीजिए कहीं पे अगर कुछ सुगंध युक्त पदार्थ गिरा है तो वहां पे कई सारे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी जो है वहां पे भिनभिनाने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको जो है सुगंध ने आकर्षित कर लिया है। तो अगर मान लीजिए उसी प्रकार से पौधा है और उस पौधे का अगर कोई पुष्प आकर्षक है, चमकीला है, तो ऑलरेडी उसकी ओर कीट जो है, कीड़े मकोड़े या पक्षी उसकी ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और जब आकर्षित होंगे तो पर परागण जैसी प्रक्रिया संपन्न होगी। फिर एक चीज और है कि पुष्पों में मकरंद उत्पादक ग्रंथियों का पाया जाना। तो अगर मान लीजिए आप देखे होंगे कि नॉर्मल सी भी आप कद्दू के फ्लावर में देखेंगे, आप किसी भी अपने घरों में जो आपके फ्लावर होंगे उसमें आप देखेंगे तो अधिकतर फ्लावर के अंदर आपको मकरंद दिखाई देगा। एक अलग ही प्रकार का द्रव जो है पुष्प स्रावित करते हैं, जिसको चूसने के लिए कोई भी कीट आकर के उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी कीट आकर के बैठ जाते हैं पुष्पों में मकरंद स्राव होने के कारण, तो इसके कारण भी पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होने के कई सारे कारण हैं, कई सारे अनुकूलन हैं जिनका होना जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी पुष्प का आकर्षक होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा पुष्प का मकरंद युक्त होना जरूरी है, पुष्प का बड़ा होना जरूरी है, पुष्प का एक लिंगी होना जरूरी है, और विषम काल पक्वता का होना जरूरी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जल परागण, वायु परागण, कीट परागण और पक्षी परागण को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में जब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वहां पे हम आपको सारे के सारे एग्जाम्पल भी कवर कराएंगे कि जल के द्वारा होने वाले परागण, किन किन पौधों में जल परागण होता है, किन किन पौधों में वायु परागण होता है, इनकी एग्जाम्पल
भी हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि परागण क्या होता है और परागण के जो भी टाइप्स होते हैं, स्वपरागण व परपरागण, और स्वपरागण के कौन कौन से टाइप्स होते थे, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, और इनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, वो भी हमने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।